हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का जो टॉपिक है लैग्रेंजियन, इसकी बात करेंगे, जो कि CSIR नेट गेट IIT JEM इन सभी एग्ज़ाम्स में खूब पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। फिर मेन हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस करना रहेगा कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएँ इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ। ये लेक्चर पूरा बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक जाएगा, तो आप देखते रहिए। तो देखिए, लैग्रेंजियन जो होता है वो क्या होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करें तो लैग्रेंजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, वी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो लैग्रेंजियन के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, लैग्रेंजियन किसका फंक्शन होता है। तो लैग्रेंजियन जो होता है वो होता है क्यू डॉट और टाइम, इनका लैग्रेंजियन फंक्शन होता है क्यू डॉट टी। तो ये क्यू और क्यू डॉट क्या है, ये क्यू क्या है यहाँ पर, ये क्यू जो है ना वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये पेंडुलम है हमारा, मान लीजिए ये थीटा है और यहाँ पर ये एल है। तो यहाँ पर एक तरीके से आर और थीटा ये कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं हमें इस पेंडुलम के लिए। तो पेंडुलम के लिए आर और थीटा कोऑर्डिनेट है, आर की वैल्यू एल है और थीटा यहाँ पर ये रखा। तो आर तो फिक्स है क्योंकि आर इज इक्वल्स टू एल, जो कि फिक्स है। ओके, बट थीटा है वो वेरी कर रहा है। तो जो वेरी करता है, जो कोऑर्डिनेट वेरी करता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आर पर रेस्ट्रिक्शन है कि वो बस फिक्स है, वो एल है बस। ठीक है, तो इसी वजह से थीटा यहाँ पर वेरी कर रहा है, तो थीटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो ये होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पर क्यू कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्यू आर हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लो क्यू की वैल्यू यदि एक्स है तो क्यू डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट क्या होता है वेलोसिटी, और एक्स क्या होता है पोजीशन। तो ऐसे भी समझ सकते हो, यदि हम पोजीशन के टर्म्स में बातें करें तो लैग्रेंजियन पोजीशन एंड वेलोसिटी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि यदि हम इस टर्म्स में बात करें तो लैग्रेंजियन पोजीशन एंड वेलोसिटी का फंक्शन होता है। जैसे कि यदि हम हैमिल्टोनियन की बात करें, जो अब हम बाद में पढ़ेंगे, तो हैमिल्टोनियन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है। हैमिल्टोनियन होता है पोजीशन एंड मोमेंटम का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लैग्रेंजियन है वो पोजीशन एंड वेलोसिटी का फंक्शन, हैमिल्टोनियन पोजीशन एंड मोमेंटम का फंक्शन होता है। तो ये सब बातें याद रखनी है। अब आगे करते हैं। एक हैमिल्टोनियन जो होता है वो टी प्लस वी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये साइड में हैमिल्टोनियन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसके बाद एक लैग्रेंजियन के लिए एक लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो वो क्या होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा आता है, कोई भी सिस्टम हमको देंगे और बोलेंगे कि उसके लिए लैग्रेंजियन निकालो, और फिर बोल देंगे उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, या फिर बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखो या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखो। तो मेन जो मैं ये लिखवा रहा हूँ यही काम का है। तो डी बाई डी टी डी अपॉन डी क्यू डॉट और साथ में एल माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल्स टू 0। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन ये याद रखो, ये इक्वेशन। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारे पास। तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, बाकी ये एक्स्ट्रा जो मैंने बोला वो आप दिमाग में रखो अपने। तो ये बेसिक थ्योरी हो गई लैग्रेंजियन के लिए। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको इतना तो याद होना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या याद होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो वो हम प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम सीखेंगे, है ना। तो थ्योरी को, कुछ थ्योरी को हम प्रॉब्लम से समझेंगे। तो प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस, यहाँ से अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कोई भी क्वेश्चन, जैसे सिस्टम है तो उस सिस्टम को यदि हमें कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखें, तो ये कैसे सेलेक्ट होता है कि उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें, पोलर में लिखें, स्फेरिकल में लिखें, किस में लिखें, तो वो करेंगे। तो कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं तो वो हमको आना चाहिए, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक बात है। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक होता है जिसमें कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 होते हैं और साथ में h1 h2 और h3 ये वैल्यू आती है। फिर एक होता है हमको जो पता है कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट, इसमें जो u1 u2 u3 की वैल्यू है वो x y z होती है, ये हमको पता है, और h1 h2 h3 की वैल्यू 1 1 1 होती है, ये याद रखो। अब ये क्या होते हैं ये मैं बताता जाऊँगा, h1 h2 h3 क्या है, ये आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, साथ में रहें बस। फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके लिए u1 u2 u3 की वैल्यू r थीटा फाई होती है, h1 h2 h3 की वैल्यू 1 r साइन थीटा होती है। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए ये 2D में होता है, तो r और थीटा वैल्यू ही आती है, u3 0 होता है, और h1 h2 आएगा 1 और r होता है, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का छोटा रूप है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट 3D में आ गया और ये 2D में आ गया। एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है जिसमें कि वैल्यूज क्या होती है, r थीटा फाई, ठीक है, सॉरी r फाई z, हाँ ये होता है r फाई z, और यहाँ पर 1 r 1। तो मैंने यहाँ पर u1 u2 u3 h1 h2 h3 इन सभी की वैल्यू लिख दी हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओके। और एक कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या होता है, ये एक जनरल होता है ना, कि सभी कोऑर्डिनेट्स को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट का लैग्रेंजियन की वैल्यू लिख दूँ तो उससे तुम ये बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं उनकी वैल्यू लिख सकते हो, उनके लिए तुम L की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तुम्हें लैग्रेंजियन जब सीख रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुमको ये आना चाहिए। तो हम इनके लिए क्या फाइंड करेंगे, फाइंड L। तो सबसे पहले कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट के लिए मैं लिख रहा हूँ L की वैल्यू। L क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं हाफ mv², बस इतना पढ़ लेते हैं हम तो, हाफ mv², और v क्या होता है, x डॉट होता है, x डॉट क्या है, dx/dt है ना, तो वो पढ़ते हैं, तो वो एक 1D डायरेक्शन में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हाफ mv², तो हाफ m x डॉट का स्क्वायर, इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। तो ये 1D वाला केस है, हम 3D में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा वैल्यू, तो कार्टेशियन में बात करें तो x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट में क्या आएगा तो वो देखते हैं। तो वो एक फार्मूला होता है, वो आप डायरेक्ट याद रखो, हाफ m h1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर h3 का स्क्वायर u3 का स्क्वायर, और माइनस में पोटेंशियल एनर्जी v, इसको ऐसे ही लिखो। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। अब इस फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ये L की वैल्यू हो गई, किसके लिए, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये हमेशा याद रखो। अगला हम यदि करें L की वैल्यू t माइनस वी होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में L की वैल्यू क्या होगी, तो L इज इक्वल टू 1/2 m, h1 और u1 की वैल्यू लिख दो कार्टेशियन के लिए, मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है ये, तो x y z एंड 1 1 1 ये वैल्यू पुट करो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसमें पुट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं लिखवाई, अच्छा इस फॉर्मूले में क्या होगा, ये u1 का डॉट आएगा, ठीक है, हाँ ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी ही है। तो ये आपका हो गया है कार्टेशियन। अगला करते हैं, अगला है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो h1 h2 h3 u1 u2 u3 की वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, हो जाएगा, तो हाफ m r डॉट का स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई डॉट का स्क्वायर। आप खुद कर सकते हैं, ये खुद से ट्राई कीजिए, ये सब वैल्यूज पुट करना है बस, ये इक्वेशन 1 में। चौथा मैं पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कर रहा हूँ, तो r डॉट का स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और लास्ट है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल के लिए हाफ m, ये देखिए r थीटा r फाई z, तो r डॉट का स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर z डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे r स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर हमने
लैग्रेंजियन निकाल दिया किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आपको कोई भी सिस्टम दे रखा होगा तो आप इसी तरीके से लैग्रेंजियन की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पर फिर तुमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। बट बेसिकली आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक एक सिस्टम लेते हैं, उसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो फ्री पार्टिकल के लिए एक तो हम फ्री पार्टिकल ले लेते हैं, दूसरा पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ये दो क्वेश्चन लेते हैं, इनके लिए एल की वैल्यू ये निकालते हैं हम। तो देखो फ्री पार्टिकल के लिए हम लैग्रेंजियन की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या होगा वैल्यू। तो एल इक्वल्स टू हमने देखा कि टी माइनस वी होता है। ये मैं बार बार मैं फॉर्मूला क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब हाफ मैं क्या करूँगा यहाँ पर डायरेक्ट इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहा हूँ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और वी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इतना तो जनरल हो गया जितना मैंने सिखाया था। अब फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो ज़ीरो होती है, तो वो ज़ीरो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये फिर बाद में कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। तो एल की वैल्यू इतनी होती है फ्री पार्टिकल के लिए। एक बात, अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी यदि हमको पूछ ले, इक्वेशन ऑफ मोशन कि वो भी बताओ इस सिस्टम के लिए, तो ये तो एल आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये होता है। तो यदि मैं एक्स के लिए करूँ, क्यू की वैल्यू एक्स लूँ, तो डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी एक्स डॉट माइनस डी एल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी बाई डी टी। अब डी एल अपॉन डी एक्स डॉट है, ये एक्स डॉट क्या है ये तो आपको पता होगा, डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना। तो अब मैं डी एल अपॉन डी एक्स डॉट, तो ये वाली इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एम एक्स डॉट आ जाएगा माइनस डी एल अपॉन डी एक्स, ये जीरो आ जाएगा, और एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। एम एक्स डबल डॉट क्या होता है, एम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि फोर्स जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, जीरो लग रहा है। ऐसे ही सिमिलरली यदि हम आगे करें इस चीज़ को, बढ़ाएं इसको, सिमिलरली एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा। ये जो इक्वेशन है इसमें क्यू की वैल्यू वाई लिख दो और एक बार क्यू की वैल्यू जेड लिख दो, तो तुमको ये दो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, जो कि हमको बताएगी कि एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल पर जीरो फोर्स लग रहा है। ये हमको इक्वेशन ऑफ मोशन से पता चला है, और सही बात है क्योंकि फ्री पार्टिकल है तो फोर्स उस पर एक्सटर्नल जीरो होगा, इसीलिए वो फ्री पार्टिकल है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों ज़रूरी है। उससे हमको क्या पता चलता है, पार्टिकल कौन सी स्टेज में है हमको पता चल जाता है। और लैग्रेंजियन की वैल्यू हमने बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने लैग्रेंजियन लिख दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप याद रखेंगे, इस तरीके से निकालते। अगला है पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ये करते हैं। ये देखो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि एक पार्टिकल है, यहाँ पर ये ग्राउंड है मान लो। अब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पर जीरो रेफरेंस जीरो यहाँ पे ले लेता हूँ, और मान लो कि ये इस हाइट पर है, ये हाइट है, मान लो कि जेड हाइट है, ठीक है। ओके, अब पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन क्या होगा, टी माइनस वी होगा, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर माइनस वी, हाफ एम, ये जनरल लिख दिया मैंने। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। सिर्फ जेड डायरेक्शन में पार्टिकल तो नीचे गिर रहा है डायरेक्ट, तो एक्स और वाई के अंदर जीरो वेलोसिटी है, तो वो नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ जेड डॉट का स्क्वायर आएगा, माइनस में वी आएगा। वी की वैल्यू कितनी होगी, इधर बताता हूँ।
v यहाँ पर होगा तुम्हारा, बचपन से पढ़ते आए हो, रेफरेंस पॉइंट नीचे है तो यहाँ पर mg z हो जाएगा। mg और जितनी हाइट पर है z, ये पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। मान लो कि यदि मैं रेफरेंस से तुम्हारा 0 जो है ये ऊपर लेता, रेफरेंस मान लो यहाँ से लेता, यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो वो देखेगा तो वो बोलेगा कि पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, z हाइट नीचे जा रहा है, तब वो माइनस का mgz होता। समझ रहे हो? ऊपर से यदि रेफरेंस पॉइंट ऊपर लेंगे तो माइनस का mgz आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और यदि नीचे लेंगे रेफरेंस पॉइंट तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लेंगे, मतलब कोई इंसान यहाँ खड़ा है, वो देख रहा है तो ऊपर से आ रहा है पार्टिकल नीचे, तो z है वो पॉजिटिव है, तो फिर mgz पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, ये याद रखो। तो ये mgz हमने ले लिया। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैग्रेंजियन में यहाँ पर प्लस में mgz आ जाएगा या माइनस में mgz आ जाएगा, बट जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट का कोई इतना खास महत्व नहीं है, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट आपके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करता है, वो आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो L निकाल दिया मैंने, ये निकल गया। अब डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पर डी बाई डी टी आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल रहे हैं जेड डॉट इज इक्वल टू 0, तो एम जेड डबल डॉट माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का mg इज इक्वल टू 0, तो जेड डबल डॉट प्लस जी इज इक्वल टू 0, m से m तो काट दिया मैंने, तो जी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का जी। अब यहाँ पर माइनस का जी आ गया, तो कोई इसका मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ना। यदि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस आप ऊपर की तरफ लेते तो जी फिर बाद में पॉजिटिव आ जाता, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड देखो आप, जी आ रहा है ना, तो दोनों में सेम आता है, तो ए जेड इज इक्वल टू माइनस का जी। तो जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो जी है, और सही बात है, पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो उस पर क्या एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटी का लगेगा, वो जी होता है। तो देखो फिजिकल बातें पता चल जाती है जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमने अभी तक 2 ये क्वेश्चन कर लिए, फ्री पार्टिकल और पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, ये पूछ लेते हैं कई बार डायरेक्ट, तो ये हमको आने चाहिए। और अभी तक हमने जो एल की वैल्यू है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखी है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ईजी पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा किया। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें एल की वैल्यू यदि आप पोलर कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे सेंट्रल फोर्स मोशन, जैसे अर्थ है ना, हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, ये अर्थ है, ये सन के अराउंड इस तरह से घूम रही है। तो इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के अराउंड घूमता है, ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है ये, मान लो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने के लिए सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो कूलाम्बिक फोर्स करवाता है। तो वो कूलाम्बिक फोर्स होता है। यहाँ पर जो अर्थ है वो घूम रही है सन के अराउंड, तो यहाँ पर कूलाम्बिक फोर्स, ये जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो तुम्हारा सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड कराता है, सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है, ये कूलाम्बिक फोर्स है नीचे। तो ये बातें समझने की है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स मोशन यहाँ पर क्या होता है वो मैंने बताया आपको। तो जैसे अर्थ के लिए आप ये सेंट्रल फोर्स मोशन है वो निकाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम पार्टिकल की, वो माइनस का k/r होती है। r डिस्टेंस हो गई, जो तुम्हारा सन है तो उससे डिस्टेंस मान लो अर्थ की, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कर रहे हैं काम हम। एल की वैल्यू कितनी होगी सेंट्रल फोर्स मोशन में, सेंट्रल फोर्स मोशन में एल की वैल्यू t-v होगी, हाफ m। यहाँ हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज में लेंगे, r डॉट का स्क्वायर, r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस बस का v आ जाएगा। तो ये हमारा लैग्रेंजियन की वैल्यू आ गई। हमेशा याद रखो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज में लूँ, कहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट, कहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट।
जब भी तुम्हारे सामने कोई घूमने वाला आ जाए, जैसे कि सर्कुलर मोशन हो रहा है या फिर सर्कुलर की जगह पेंडुलम के जैसे इस तरीके का मोशन हो रहा है, ओसिलेशन, तो ऐसे केसेज में हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर चले जाया करो, क्योंकि वहाँ पर आर और थीटा कोऑर्डिनेट है, वो उससे काम ईजीली हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये सब चीज़ें कब आपके प्रैक्टिस में आएगी, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर मोशन या फिर ये पेंडुलम का मोशन ये सब आता है तो आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट लेना। तो अभी हम सिंपल पेंडुलम करेंगे, उसमें भी हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज में लेंगे। बाकी नॉर्मल केसेज में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी काम चल जाएगा। कुछ में स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल भी लगेंगे, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलता जाएगा, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर आर एंड थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप आर से करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, दूसरी बात, ये तो एक इक्वेशन आ गई। यदि हम थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो हमको याद रखना है, वो मेन है हमारे लिए। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे सामने। तो वहाँ से तो जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 दे रखा है हमारे सामने, तो वाई वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ये पता होगा आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो कांस्टेंट हो गया। अब एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई होता है। थीटा डॉट क्या होता है? ओमेगा होता है। तो ये कांस्टेंट हो गया। आई ओमेगा क्या होता है? एल, एल कांस्टेंट हो गया। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे। तो जो सेंट्रल फोर्स मोशन है, सेंट्रल फोर्स मोशन है, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि सेंट्रल फोर्स मोशन में एल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पर हमने लैग्रेंजियन निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी, तो ये हो गया। तो ये सेंट्रल फोर्स मोशन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट यूज में दिया, तो ठीक है। अब हम पेंडुलम की बातें करते हैं। पेंडुलम से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमेशा आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम ये सबने पढ़ा है, स्प्रिंग पेंडुलम, और थर्ड हम ले लेते हैं कॉनिकल पेंडुलम। तीनों के लिए हम लैग्रेंजियन निकालेंगे। अब देखो, कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जिनके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकलवाऊंगा, कुछ के लिए जिनके लिए नेसेसरी नहीं है, नहीं निकलवाऊंगा। उनके लिए आप अपने मन से खुद से भी निकाल सकते हैं। तो मैं बताता चलूँगा क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम जो है इसके लिए हम लैग्रेंजियन निकालते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज में लेंगे। तो यहाँ पर ये थीटा होगा और ये एल होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर और थीटा। ओके, आर की वैल्यू एल है जो कि फिक्स है, और थीटा है वो वेरी कर रहा है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक है, थीटा है यहाँ पे। एक बात, अब पेंडुलम किस तरीके से यहाँ पर मोशन कर रहा है? इस तरीके से। ओके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है पेंडुलम के लिए। जब वो यहाँ पर आता है पेंडुलम, तो वो रेस्ट कर रहा होता है पेंडुलम। ओके, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है इस वाले पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर मैक्सिमम होती है दोनों कोनों के ऊपर। ठीक है, ये एक बात हुई। अब लैग्रेंजियन क्या होता है? टी माइनस वी। मैंने बोला पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से करेंगे, तो एम आर डॉट का स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस वी। ओके, अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से कितनी हाइट के ऊपर है या कितनी डेप्थ के ऊपर है हमारा पार्टिकल,
सही बात है। तो ये जो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, अब देखो ये जो डायग्राम है इसमें रेफरेंस पॉइंट 2 ले सकते हैं हम। एक ले सकते हैं ये ऊपर जो है, ऊपर यहाँ पर 0, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है वो देख रहा है, एक तो ये रेफरेंस पॉइंट। एक तुम ले सकते हो यहाँ पे, जब ये रेस्ट में होता है तुम्हारा पेंडुलम, तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। जब आदमी यहाँ खड़ा है तो वो क्या देखेगा, जब पेंडुलम इस तरीके से इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जब आया तो ये जो हाइट है, तो इस वाले नीचे वाले आदमी के लिए ये हाइट होगी, और यदि ऊपर से तुम देखोगे तो उसके लिए ये हाइट होगी, एच डैश बोल देते हैं, ठीक है। और एच डैश कितना होगा, एल कोस थीटा के बराबर, ओके। फिर टोटल पेंडुलम की लेंथ कितनी है, एल है, तो नीचे वाला एच कितने के बराबर होगा, एल माइनस एल कोस थीटा के। अब तुम एल माइनस एल कोस थीटा लो चाहे एल कोस थीटा लो, दोनों में से दोनों ही सही है, तो हम क्या करेंगे, एल कोस थीटा लेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे माइनस का एम जी एल कोस थीटा, समझ गए क्यों, क्योंकि हम ऊपर वाले कोई खड़ा है तो वो देख रहा है, तो वो डेप्थ में देख रहा है, तो माइनस आएगा, तो एम जी और एल कोस थीटा आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। कितनी हाइट पर है, कितनी डेप्थ पर है, ये पोटेंशियल एनर्जी में हम देखते हैं, ठीक है। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो पार्टिकल है वो कितना हाइट पर है, ये बात समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी, ये वाली, तो यहाँ से कितनी हाइट पर है, ये इस हाइट पर है। और ऊपर वाला देखेगा तो उसके लिए ये हाइट होगी, नीचे वाला देखेगा तो ये हाइट होगी। तो इस चीज़ को आप समझ लो, समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर से रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी लें, दोनों में से आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में रिजल्ट सेम आएगा। अब आगे बात करते हैं, आर कांस्टेंट है, आर यदि फिक्स है, ये मैंने बताया आर फिक्स है, एल है आर, तो आर डॉट क्या होगा, आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी आर बाई डी टी, डी एल बाई डी टी, जो कि 0 के बराबर होगा, ओके। तो आर डॉट 0 होगा, यहाँ पे आर डॉट 0 है तो 0 प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा लैग्रेंजियन, बहुत ईजी है, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए टाइम लगा, वरना 1 मिनट का काम है, हो गया। ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया यहाँ पर लैग्रेंजियन के लिए। तो मैंने पहले ही बता दिया, लैग्रेंजियन के लिए पोलर कोऑर्डिनेट में ट्राई करो, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा, ओके, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी थीटा डॉट माइनस डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो डी बाई डी टी, अब यहाँ पर आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो एम आर स्क्वायर थीटा माइनस और साथ में एम जी एल थीटा डॉट, तो एम जी एल साइन थीटा माइनस आ जाएगा बराबर में 0, डी बाई डी टी, ओके। अब बस इसको सॉल्व करना है, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा है यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो थीटा एंगल है ना इस पेंडुलम के लिए वो बहुत कम है, हम कम मान के चल रहे हैं कि ये पेंडुलम बहुत कम थीटा एंगल बना रहा है। तो जब भी थीटा की वैल्यू कम होगी तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो तुम, डायरेक्ट थीटा मैंने लिख दिया, एम से एम ये कट जाएगा और एक एल से एल कट जाएगा, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। अब जब स्मॉल ऑक्सीलेशन वाली तुम इक्वेशन देखोगे, उससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो जी बाई एल है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, और ये इक्वेशन ही पेंडुलम वाली इक्वेशन है तुम्हारी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई एल, ओके। स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए भी पढ़ा होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम आता है, उसी तरीके से यहाँ पे पेंडुलम के लिए ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई एल आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, ये काम की बात है। काम की क्या क्या बात है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले ये याद रखो डायग्राम बनाने के बाद में कि तुम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से ले रहे हो। तो ऊपर से लोगे तो फ़ायदा रहेगा,
नीचे से भी काम हो जाएगा, पर ऊपर से ले लो पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, पोलर कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट लिखो, तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख कर भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। बट लैग्रेंजियन को सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट में लिखो, टी और वी की वैल्यू लिखो और तुम्हारे सामने ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी करो तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो तुमको ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कि पेंडुलम किस फ्रीक्वेंसी, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रख रहा है, उससे ऑसिलेट कर रहा है, तो वो g/l, √g/l, ये याद रखना है हमेशा, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब मैं तुमको सिर्फ इतना एक चीज़ बताऊंगा इस सिंपल पेंडुलम के लिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम कैसे पोलर कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं और रिजल्ट कैसे सेम आता है। तो देखो, ये पेंडुलम था, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ, जो काम की चीज़ें वो मैं बताता रहूँगा। ये थीटा है, यहाँ पे ये एल है और ये इस तरीके से मोशन हो रहा है। यहाँ पे ये एक्स और वाई ले लेता हूँ मैं, ये एल कोस थीटा है इधर, ये एल साइन थीटा है इधर, ओके। ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। इतनी बात हो गई। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल साइन थीटा, y की वैल्यू एल कोस थीटा, x डॉट की वैल्यू देखो, x डॉट की वैल्यू क्या होगी, l क्या है कांस्टेंट है तो साइन थीटा, थीटा का सिर्फ होगा यहाँ पर तो एल कोस थीटा, थीटा डॉट, ठीक है। y डॉट का करेंगे तो एल साइन थीटा माइनस में थीटा डॉट, ये आ गया। अब l इजिकल्स टू टी माइनस वी होता है, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने जैसे पहले बताया ऊपर ले लो, कोई खड़ा है तो माइनस का एम जी एल कोस थीटा, हाफ एम एक्स डॉट की वैल्यू लिख दो, वाई डॉट की वैल्यू लिख दो, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी एल कोस थीटा, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस एम जी एल कोस थीटा, तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा। ये हमारी इक्वेशन आई। एक तो ये वाली इक्वेशन देखो और एक यहाँ पर ऊपर जब मैंने ये करवाया था ये वाली इक्वेशन देखो, दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ तुमको ईजी लग रहा होगा कि चलो एक्स और वाई है वो हमने लिख दी और फिर बाद में, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और वहाँ तुम डायरेक्ट करना चाहोगे आर और थीटा तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। ये आपकी चॉइस है, आप किस में कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन में पहले लिखना पड़ेगा फिर पोलर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे ये आदत बना के रखो कि कार्टेशियन में पहले लिखेंगे फिर पोलर में जाएंगे। ये बातें क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब स्प्रिंग पेंडुलम करेंगे तो उसमें क्या होगा देखो, उसमें तुमको पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखनी पड़ेगी बातें, फिर पोलर में जाएंगे। उसमें डायरेक्ट पोलर में तुम नहीं जा सकते, इसलिए मैंने तुमको दोनों मेथड बताए। तो एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है, हाफ एम x1 डॉट का स्क्वायर y1 डॉट का स्क्वायर माइनस वी। स्प्रिंग पेंडुलम में क्या होगा, ये स्प्रिंग होगी और ये थीटा होगा, सेम सब कुछ सेम होगा। यहाँ पर एल और यहाँ पर ये एल लेंथ के साथ में एक्स कितना स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, और एक्स वेरी करेगा, ठीक है। एल कांस्टेंट है, एक्स वेरी करेगा, तो एल प्लस एक्स कोस थीटा, इधर एल प्लस एक्स साइन थीटा आ जाएगा। इतनी बात हुई। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल प्लस एक्स कोस थीटा, x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू एल प्लस एक्स साइन थीटा, और ये x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x1 और y1 की वैल्यू लिखनी है, तो x1 डॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ये 2 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 में वेरी क्या क्या कर रहा है, l कांस्टेंट है, x वेरी कर रहा है,
थीटा वेरी कर रहा है, तो एक्स एंड थीटा दोनों का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करें, ये छोटी चीज़ लग रही होगी पर बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ऐसे देख लिया करो वेरी क्या क्या कर रहा है, जो वेरी कर रहा है सिर्फ उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे और फिर हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे नॉर्मल तरीके से। तो l प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x डॉट हो जाएगा और कोस थीटा जैसे का जैसे, फिर l प्लस एक्स लिख दो और इसका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एक बात हो गई, ठीक है। और साथ में थीटा डॉट आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि कोस थीटा था। इसके बाद आता है y1 डॉट, तो ये आ जाएगा, पहले l प्लस एक्स का करेंगे, x डॉट आ जाएगा साइन थीटा और ये प्लस आ जाएगा l प्लस एक्स कोस थीटा, थीटा डॉट आ जाएगा। हो गया है। यहाँ क्या हमने सही किया, नहीं कुछ गड़बड़ की हमने। अच्छा ये x है और ये y है, ओके ओके सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर साइन थीटा आएगा और ये कोस थीटा आएगा। तो देखो जैसे मैंने गलती की आप भी कर सकते हैं, तो ऐसे बार बार में आपको चेक करता रहना है, ध्यान रखना है, ये गलत नहीं हो जाए चीज़ें। ये साइन थीटा ठीक है, ये सही है हमारा, बस। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बस क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन आया था, ये वाला इक्वेशन, ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करनी है। और v की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल्स टू माइनस का mg l प्लस एक्स कोस थीटा। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि कोई यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है 0, यहाँ पर ले लिया, तो डेप्थ में जा रहा है तो ये आ जाएगा। वैल्यू सारी पुट करो इस इक्वेशन में, x1 डॉट की वैल्यू लिखो, y1 डॉट की लिखो और v की वैल्यू लिखो, यहाँ से तुम्हें लैग्रेंजियन मिल जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करवाना ज़रूरी नहीं है, हमको सिर्फ मेथड चेक करना था, एक अप्रोच सेट करनी थी, वो मैंने बता दी तुमको। तो सिंपल पेंडुलम के लिए इस तरीके से काम करेंगे, मेन कोऑर्डिनेट्स थे जो मैंने बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, अब हम करेंगे कॉनिकल पेंडुलम। तो थर्ड है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या है, देखो कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, ये सिंपल पेंडुलम के एक्सटेंडेड यहाँ पर अप्रोच चल रही है कि इसको एक्सटेंडेड कैसे कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम को और किस तरीके से काम में ले सकते हैं। ये एक हो गया, ये हो गया, मतलब यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन करेगा तुम्हारा जो सिस्टम है, ये जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तुम्हारा पेंडुलम। थीटा कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, फाई वेरी करेगा, वो पूरा 2 पाई घूमेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा और ये जो हाइट है ये कितनी होगी, तो हाइट कितनी हो जाएगी l कोस थीटा और x कितना हो जाएगा l साइन थीटा, यही चीज़ है, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट कर रहा है आप समझ गए होंगे, जैसे एक झूला होता है वो रोटेट करता है गोल गोल, उसी तरीके से पेंडुलम यहाँ पे रोटेट कर रहा है। इसके लिए L कैसे लिखोगे, इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं, हाफ। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है, ये याद रखना। तो डायरेक्ट हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे, r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर माइनस v। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्ट क्यों लगाया, मैंने बताया था सर्कुलर मोशन जब भी हो तो पोलर कोऑर्डिनेट लगा दो। सर्कुलर हो रहा है यहाँ पर 3D का केस हमें थोड़ा दिख रहा है ना, तो इस वजह से हमने पोलर का एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है स्पेरिकल, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से तुमको पता चलेगी। आर यहाँ पर कांस्टेंट था, हमने बताया सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, आर थीटा फाई में वेरी कर रहा है सिर्फ फाई, तो फाई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो उसी की टर्म में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। v की वैल्यू क्या होगी, ऊपर रेफरेंस पॉइंट बिठा दो चाहे नीचे बिठा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो ऊपर बिठाएंगे तो माइनस का mg l कोस थीटा, लो जी ये तुम्हारा l की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे m भी आएगा, ठीक है। अब मान लो यदि मैं फाई के रेस्पेक्ट में करता हूँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फाई, तो d बाई डी टी
डी एल अपॉन डी फाई डॉट माइनस डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम इस वाली इक्वेशन को, तो तुम्हारे सामने आएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा जो अच्छा फाई डॉट, यहाँ से तुमको क्या पता चलेगा कि जो फाई डॉट है वो कांस्टेंट है, और फाई डॉट है वो क्या चीज़ है, फाई डॉट यहाँ पर ओमेगा होता है। ओके, तो ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब जब ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है, ये जो कॉनिकल पेंडुलम है ये घूम रहा है सर्कुलर इस तरीके से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, कैसे करोगे, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम थीटा के लिए जब करोगे ना, डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी थीटा डॉट माइनस डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो तुमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, सॉल्व करो इसको, ईजी है। एल कोस थीटा फाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से तुमको मिलेगा, ये फाई डॉट क्या है, ओमेगा है, फाई डॉट क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी बाई एल सेक थीटा। ये याद रखना, सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाई एल, कोनिकल पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाई एल सेक थीटा, और स्प्रिंग पेंडुलम के लिए ओमेगा हमने नहीं निकाला। ठीक है, तो जो काम की चीज़ है वो निकालना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तुमको वो ये नहीं बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम के लिए ओमेगा बताओ, वो तुमको सिर्फ ऐसे बोल देंगे कि हाँ तुम्हारा पेंडुलम है इस तरीके से घूम रहा है, डायग्राम दे देंगे, तुमको दिमाग लगाना है कि अच्छा ये कोनिकल पेंडुलम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर हमने जैसे किया कि थीटा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, फाई वेरी कर रहा है, वो दे सकते हैं कि थीटा भी यदि वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा तो क्या होगा, ये जो तुम्हारी एल की वैल्यू आई तो इसमें ये थीटा वाला टर्म भी आ जाएगा, और क्या। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ अलग आएगी। तो चीज़ें जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से बदलेंगी, पर हमको बेसिक के लिए प्रिपेयर रहना कि यदि ऐसा आ जाए तो हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, और कहाँ क्या यूज में लेना ये सब प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाहता हूँ, ये पेंडुलम के ही क्वेश्चन थे। यदि मैं यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन लिख देता हूँ, हमने 3 किए, ये कौन सा था, मान लो कि सिंपल पेंडुलम है ना, ये अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जेड की वैल्यू अपवार्ड डायरेक्शन में ए साइन थीटा दे रखी है, मतलब मान लो लिफ्ट का केस है। ठीक है, तब कैसे करोगे, मतलब लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तब क्या वैल्यू जाएंगी। ये सिंपल पेंडुलम है, ये थीटा है तुम्हारा, सब सेम है। ओके, पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, और ये तुम्हारा ऊपर जेड की तरफ जा रहा है, साइन ओमेगा टी है। एल की वैल्यू क्या होगी तुमसे पूछना है, कैसे करोगे। देखो, सिंपल पेंडुलम होगा, नॉर्मल बिहेवियर करेगा। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तुम्हारा सिंपल था बिल्कुल पेंडुलम, कुछ भी यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, तो इस पर ग्रेविटी जी लग रही थी। अब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ भी कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो तुमको जी इफेक्टिव मिलेगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू जी आएगा और प्लस में ए आएगा। अब जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा। ए यहाँ पर क्या है, ये जेड है, तो जेड का 2 बार डेरिवेटिव कर दो, तुमको ए मिल जाएगा। जेड का 2 बार डेरिवेटिव करोगे क्या मिलेगा तुमको, ए आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, कोस ओमेगा टी आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ तुमने सिंपल पेंडुलम के केस में जी लिख रहा था, वहाँ वहाँ तुम्हें जी इफेक्टिव लिखना है। ओके, तुम्हारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या आई थी, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा, एल थीटा बराबर 0, और जी इफेक्टिव की वैल्यू ये रही। ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, रूट जी बाई एल आई थी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा और एल आ जाएगा। समझ रहे हो बातें। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, यह आया था ना, आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल कोस थीटा, यही थी, ये प्लस आ जाएगा यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। बाकी इक्वेशन ये एल बिल्कुल सेम रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जब निकालेंगे तो जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, तुमको जी की जगह जी इफेक्टिव करना है। सिंपल पेंडुलम का केस ही लेके चलो, सिर्फ जी को जी इफेक्टिव में बदल देना। अच्छा क्वेश्चन था। अब जेड की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, वो ए कोस ओमेगा टी दे सकता है, तो वो कुछ और वैल्यू दे सकता है, तो उस हिसाब से जेड चेंज होता जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा। बट कैसे क्वेश्चन करना है वो तुम समझ गए हो यहाँ पे।
तो अब 5th क्वेश्चन करते हैं। तो हमने पेंडुलम के 4 केस किए, अब पेंडुलम के ही आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम डबल पेंडुलम पे बात करते हैं। एक डबल पेंडुलम हो गया, उसके बाद कपल्ड ऑसिलेटर, ये भी पेंडुलम, 2 पेंडुलम को एक साथ स्प्रिंग से जोड़ दिया जाए तो ये कपल्ड ऑसिलेटर बनता है। तीसरा एक कंपाउंड पेंडुलम पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 पर बात करेंगे, तो इन तीनों पर बात करते हैं और एक साथ में एक एटवुड मशीन और ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 केस है, इनको लाइन वाइज सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले डबल पेंडुलम, तो जैसे सिंपल पेंडुलम था वैसे ही डबल पेंडुलम होगा। इसका डायग्राम थोड़ा सही बना लेते हैं। तो एक यहाँ पर ये एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये दूसरा, दोनों की लेंथ मान लो सेम है, मास दोनों का मान लो सेम है या m1 m2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। ये यहाँ पे θ1 होगा, ये θ2 होगा। तो लैग्रेंजियन क्या होता है, t-v होता है। तो हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर y1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर y2 डॉट का स्क्वायर और माइनस में v, ये आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के 2 टर्म्स लिखे हैं, क्यों? क्योंकि 2 मासेज हैं यहाँ पे, तो ये बात याद रखनी है, जितने मासेज होते हैं उतने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स होते हैं। अब इसमें आगे देखो, यहाँ पर हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लिखनी है। x1 क्या है, ये x1 है, और x2 क्या होगा, ये तुम्हारा, यदि मैं 0 लूँ तो ये 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही y1 और y2 हमको लेना पड़ेगा। ओके, तो एक तो L1 cos θ1 और एक हो जाएगा L2 cos θ2। अच्छा, ये तुम्हारा x2 जो है वो मैंने गलत ले लिया, ये तुम्हारा x2 हो जाएगा यहाँ पर, दोनों का एडिशन, तो ये ठीक ही है, यहाँ सही है। ठीक है, ये x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं इस लेंथ की बात करूँ तो ये L sin θ1 है और इसकी बात करूँ तो L sin θ2 है। अब मैं x1 की वैल्यू लिखूँ तो आएगा L sin θ1, x2 की वैल्यू लिखूँ तो आएगा L sin θ1 प्लस L sin θ2। y1 की वैल्यू लिखूँ तो L cos θ1 और y2 की वैल्यू लिखूँ तो L1 cos θ1 प्लस L cos θ2। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब हमको डॉट करना पड़ेगा, x1 का डॉट करेंगे, x2 का डॉट करेंगे, y1 का डॉट करेंगे, y2 का डॉट करेंगे। तो डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन। L sin θ का क्या हो जाएगा, L cos θ1 और θ1 का डॉट। x2 डॉट का क्या हो जाएगा, L cos θ1 का डॉट प्लस L cos θ2 का डॉट। y1 का डॉट क्या हो जाएगा, L sin θ1 का डॉट माइनस में, और y2 का डॉट हो जाएगा L sin θ1 का डॉट माइनस L sin θ2 का डॉट। इसके बाद क्या करना है, x1 का स्क्वायर करो, x2 का स्क्वायर करो, y1 का स्क्वायर करो, y2 का स्क्वायर करो, और फिर ये सारी वैल्यूज़, ये जो इक्वेशन है L वाली, इसमें रख दो। तो यहाँ से तुमको T की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो ये तुमको खुद को पुट करना है और तुम फिर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में वो क्या करते हैं कि हमको T की वैल्यू पूछ लेते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी V की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे T की वैल्यू लिख रहा हूँ,
ये हो आएगा हाफ एम एल स्क्वायर टू थीटा वन डॉट का स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर प्लस टू थीटा वन थीटा टू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू और प्लस एम जी एल टू कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा टू। तो ये टी की वैल्यू आएगी। वी की वैल्यू क्या आएगी? तो वी की वैल्यू दो मासेज है, रेफरेंस में ऊपर ले लेता हूँ। तो ये एक कोई पर्सन है वो देख रहा है, एक इस वाले मास को देखेगा तो वो बोलेगा L1 कोस थीटा वन, हाइट नीचे है तो mg L1 कोस थीटा वन माइनस में। और इस वाले मास को देखेगा M2 वाले को तो वो बोलेगा इन दोनों को ऐड कर दो, mg ब्रैकेट में L1 कोस थीटा वन प्लस L2 कोस थीटा टू और बाहर माइनस लगा देंगे तो इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे तुम। mg L कोस थीटा वन आएगा माइनस में और माइनस mg L कोस थीटा वन प्लस L कोस थीटा टू आएगा। तो ये तुम्हारे L V की वैल्यू मैंने बता दी। तो V की वैल्यू भी हो गया, T की वैल्यू भी हो गया। अब इसके बाद तुमको पुट करना है ये वैल्यू L इजिकल्स टू T माइनस V। ये वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से लैग्रेंजियन आ जाएगा। तो जनरली एग्ज़ाम्स में क्या होता है, वो L की वैल्यू नहीं पूछते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ हो गई, तो या तो तुमसे T पूछेंगे या V पूछेंगे। हमने इस क्वेश्चन में L जो है लेंथ वो यहाँ पर क्या किया है, सेम ले लिया। तो तुम्हारे क्वेश्चन में L1 L2 है, दे सकते हैं, मास सेम दे सकते हैं mm, थीटा सेम दे सकते हैं। तो वो कुछ भी मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत करके ही तुमको ये वैल्यू देंगे। तो इसीलिए ये तुमको T की वैल्यू कोई याद नहीं करनी कि तुम रट लो इसको, V की वैल्यू को रट रहे हो, नहीं। तुमको अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे हमको सवाल सोल्व करना है, कोऑर्डिनेट्स है उनको देखकर, सिचुएशन को देखकर हमें कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो ये मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, हम कपल्ड ऑसिलेटर पे चलते हैं। देखो कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है, ये भी पेंडुलम का ही एक केस है। दो सिंपल पेंडुलम है, दोनों स्प्रिंग से एक जुड़े हुए हैं। मान लो x1 और x2 है ना, ऐसे मूवमेंट हो रही है। इधर थीटा वन ले लेते हैं, इधर थीटा टू ले लेते हैं। दोनों की लेंथ हम सेम ले रहे हैं, मास दोनों के मान लो सेम ले लेते हैं हम। ठीक है, तुम अलग भी ले सकते हो, तो ये तुम पे डिपेंड करता है, या जो क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से करना है। हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं। तो t की वैल्यू क्या होगी, L इजिकल्स टू T माइनस V। तो t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू तुम्हारी होगी हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर y1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर y2 डॉट का स्क्वायर। ये वाला मास है इसके लिए x1 y1 लिया, ये वाला मास है इसके लिए x2 y2 लिया। x1 की वैल्यू कितनी आएगी, L1 साइन थीटा वन। अब बार बार में मैंने तुमको नहीं बताऊंगा कि क्यों आएगा ऐसा, तुमको पता है। y1 की वैल्यू L कोस थीटा वन। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी L साइन थीटा टू और y2 की वैल्यू L कोस थीटा टू। अब इनका डिफरेंशिएशन करना है, x डॉट निकालना है, y डॉट निकालना है दोनों के लिए, और फिर t की वैल्यू इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ये सारा का सारा केस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, रेफरेंस हम ऊपर से ले रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा वही माइनस का mg_L कोस थीटा वन माइनस का mg_L कोस थीटा टू और साथ में एक और टर्म आएगा प्लस का हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये स्प्रिंग के लिए आया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है। ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं किया। दो पेंडुलम थे तो दो काइनेटिक एनर्जी की टर्म लेके आए हम, और दो यहाँ पर तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आई और साथ में एक स्प्रिंग कांस्टेंट वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्या इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ में ले सकते थे? हाँ, ले सकते हो। तो तुम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये x1 y1 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। t इजिकल्स टू हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर हाफ m L स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो तुमको इतना ये सब x1 y1 की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे भी आ जाएगा और ये तुम डायरेक्ट लिखोगे इससे भी आ जाएगा, ये भी सही है।
और v की वैल्यू तो ये जो ये है ये लिखना ही पड़ेगा तुमको। तो समझ रहे हो। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस तरीके से अप्रोच का इस्तेमाल करते हो, कहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ में लोगे, कहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ में लोगे। अभी तुमको कन्फ्यूजिंग लग सकता है कि मैं कहाँ क्या लूँ, तुम याद करोगे बार बार, पर उससे अच्छा है तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ले लेना चाहिए। समझ गए? ओके। तो ये कपल्ड ऑसिलेटर कर लिया हमने, डबल पेंडुलम भी कर लिया। इससे पहले हम स्प्रिंग पेंडुलम कर चुके हैं, कोनिकल पेंडुलम कर चुके हैं और सिंपल पेंडुलम कर चुके हैं। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हमें ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी बाई एल आई थी और कोनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी रूट जी बाई एल सेक थीटा आई थी। उन दो की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट थी तो वो निकलवाई थी, सबकी ज़रूरत नहीं है। अब एक कंपाउंड पेंडुलम का केस करेंगे। तो कंपाउंड पेंडुलम के केस में क्या होता है, जैसे वहाँ पर हम स्ट्रिंग ले रहे थे, यहाँ पर कोई रोड ले ली हमने मान लो, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड आ गई या कुछ आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि बात सेम ही है सब कुछ, बस तुमको काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है ना वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिखना है, एक जनरल वे में लिखना है ना। यहाँ पर जब अपना सिंपल पेंडुलम था नॉर्मल, तो आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर ले रहे थे अपन, आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर ले रहे थे, और सही बात है। और ओमेगा जो होता है वो थीटा डॉट होता है। तो यदि मैं सिंपल पेंडुलम के लिए लिखूँ तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर आ जाएगा। पर यदि आई की वैल्यू यदि तुम कुछ और ले रहे हो, यहाँ पर मान लो कि हम सिलेंड्रिकल रोड ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, तो आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो एक जनरल टर्म हो गया ये काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो कोनिकल पेंड ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में हम जो कभी सिलेंड्रिकल रोड लेंगे, कभी कुछ लेंगे, कभी कुछ लेंगे, है ना। नॉर्मल स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वैसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो माइनस का एम जी एल कोस थीटा जो आता था वो का वही रहेगा। तो तुम्हारे सामने एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल इज इक्वल्स टू हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर लिख दो या फिर ओमेगा स्क्वायर लिख दो और एम जी एल कोस थीटा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे इसके लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सॉल्व करने पर तुमको जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, इज इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। और ये जो टर्म होता है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट जी बाई एल आता था ना वहाँ पे हमारा, यहाँ पर हमारा जी बाई एल नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा एम जी एल बाई आई, ठीक है। तो ये जनरल टर्म हो गया। अब आई की वैल्यू यदि मैं वो नॉर्मली सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसमें एम एल स्क्वायर आता है, तो वो पुट करोगे तो क्या आएगा एम जी एल एम एल स्क्वायर, ये कट गया तो रूट जी बाई एल आ जाएगा। समझ गए? तो तुमको ये जो कंपाउंड पेंडुलम है इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुमको बस इसका एक फॉर्मूला याद रखो। एक तो ओमेगा की वैल्यू याद रखो, जनरली ये होती है, टी की वैल्यू ये होती है और वी की वैल्यू ये होती है ना। इतना बस ध्यान रख लो इसका। बाकी जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है ये चीज़। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, टी की वैल्यू, वी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कॉनिकल पेंडुलम के लिए, ये कंपाउंड पेंडुलम के लिए इतना होता है। हाँ, और इसमें भी कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं कई बार हो जाता हूँ कंपाउंड पेंडुलम क्या है, कॉनिकल पेंडुलम क्या है। कॉनिकल पेंडुलम याद रखो हमेशा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जिसमें यूज में लेते हैं, जिसमें इस तरीके से वो घूमता है वो झूले की तरह। और कंपाउंड पेंडुलम ये मैंने बता ही दिया तुमको, ठीक है। अब हम करेंगे एटवुड मशीन। एक ये एटवुड मशीन और बच गया है, इसको कर लेते हैं। ये तो बचपन में हम पढ़ते ही थे एटवुड मशीन, वहाँ न्यूटन के लॉ से पढ़ते थे, यहाँ पर हम लैग्रेंजियन से पढ़ेंगे। एक मान लो m1 मास है, एक मान लो m2 मास है, ये तुम्हारा r है, ये पाई आर हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 पाई आर होगा तो ये आधा पाई आर हो जाएगा। ये x1 और ये x2 से नीचे जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा m1 वाला, एक m2 वाला। m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर आएगा। दो टर्म आ गए। और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म क्या आएंगे, यहाँ पर यदि मैं रेफरेंस 0 ले रहा हूँ, ये वाला रेफरेंस, तो माइनस का एम जी x1 माइनस एम जी m1 जी m2 जी x2, ठीक है। तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैंने वैल्यू लिख दी। इसके बाद आगे देखो, अभी इसमें तुम और क्या कर सकते हो। यहाँ पर
x1 प्लस x2 प्लस पाई आर इज इक्वल टू एल है। पूरा का पूरा जब हम लेंथ देखते हैं तो वो एल के बराबर आता है, x1 प्लस x2 प्लस एक्स आर इज इक्वल पाई आर इज इक्वल टू एल। एक इक्वेशन तो ये आती है। अब यदि इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि पाई आर एंड एल ये कांस्टेंट है। तो x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस का x2 डॉट। तो जब ये वाली वैल्यू जो आई है तुम्हारी x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस का x2 डॉट, ये तुम t वाले फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। और ये जो x1 x2 है तो इसमें भी जब तुम x2 है तो इसको तुम x1 के फॉर्म में लिखोगी, समझ रहे हो। मतलब कि पूरा का पूरा जो लैग्रेंजियन है वो t माइनस वी है, इसमें x1 और x2 कोऑर्डिनेट है, इनको तुम सिर्फ एक x1 के कोऑर्डिनेट में ही लिख दोगे। तब क्या होगा, तो फिर बाद में जब तुम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करोगे, जब तुम सॉल्व करोगे डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी एक्स डॉट माइनस डी एल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करने पे तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा x1 डबल डॉट इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में g, ये वैल्यू मिलेगी। और यदि तुमको बोले x2 डबल डॉट क्या होगा, तो x2 डबल डॉट को हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस का x1 डबल डॉट, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ पे मैं पूरा नहीं करवा रहा, फिर भी तुमको मैं बता सकता हूँ कि इस तरीके से आएगा। अब पूरा करवाऊँगा तो लेंदी हो जाएगा, बट इतने सारे क्वेश्चन करवाएं तो तुम खुद से कर सकते हो ये चीज़। तो खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताओ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया, 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4 ये हो गए। अब हम थोड़ा इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 5th के बाद 6th क्वेश्चन है, यस। इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यहाँ पर एक मास m का बॉक्स है, वो ये एक प्लेन है इस तरीके का, तो इस ढलान से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। मान लो कि x डिस्टेंस तक नीचे गिर गया है, ये पॉइंट है हमारा, ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पर ये नीचे क्या हो जाएगा, ये l कोस थीटा l साइन थीटा, और ये पूरा का पूरा जो है वो h है मान लो। अब रेफरेंस यदि मैं 0 यहाँ ले रहा हूँ तो कोई नीचे खड़ा है वो क्या देखेगा, ये बॉक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितनी हाइट पर है, h डैश हाइट पर है। h डैश क्या है, h माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है। एक बात तो जो एम जी एच डैश आएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, एम जी एच माइनस एक्स साइन थीटा, ये बात याद रखोगे, ठीक है। तो ये एक बात आ गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर x1 y1 लिख देता हूँ मैं, तो ये x1 लिख दिया मैंने। तो x1 की वैल्यू है x कोस थीटा, तो x1 डॉट की वैल्यू आ गई x साइन थीटा, ठीक है। वेरी क्या क्या कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कोई नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया। ये गलतियाँ होती है। देखो यहाँ पर थीटा जो है हमारा, इससे यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स डॉट कोस थीटा आएगा। वैसे ही वाई1 इज इक्वल्स टू, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ तुम मत करना, ध्यान रखना एग्ज़ाम में, ये आ जाएगा, ओके। अब ये वैल्यूज़ तुम पुट करोगे और तुमको समझ में आएगा। तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं हमने सही किया, ठीक है। और इधर ये v इक्वल्स टू एम जी एच, ये भी ठीक है, ओके। तो इतना हमारा सही है।
तो एल की वैल्यू टी माइनस वी आ जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एच माइनस एक्स साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इसके बाद लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो तुम ये निकालोगे डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी एक्स डॉट माइनस डी एल अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 करोगे। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा डी बाई डी टी एम एक्स डॉट माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो मिलेगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, जो एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा के बराबर। ये तो बचपन में भी पढ़ते थे तुम, ये पार्टी बॉक्स से नीचे गिर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से, तो उस पर कितना एक्सेलरेशन से वो गिर रहा है, जी साइन थीटा से, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया तुमको। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल दी। ये इंक्लाइन प्लेन का केस था, ये पहला केस है। दूसरा केस और करते हैं। मान लो इंक्लाइन प्लेन खुद भी यहाँ पर भाग रहा है, पहले इंक्लाइन प्लेन यहाँ था मान लो, और वो भी एक्स डैश भाग गया है आगे की तरफ, और वो आगे भागता जा रहा है। तब क्या करोगे, सेम एम लेंगे यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे हम, सेम यहाँ पर थीटा होगा, ये भी यहाँ पे थीटा होगा, और यहाँ पे मान लो कि x डिस्टेंस वही, तो x साइन थीटा x कोस थीटा, h की वैल्यू h डैश की वैल्यू h माइनस एक्स साइन थीटा आएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आएगी mg h माइनस एक्स साइन थीटा। एक बात देखो, यहाँ पर किसकी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, ये पूरा इंक्लाइन प्लेन है, इसका मास कैपिटल एम है मान लो, और ये जो है ये इसका स्मॉल एम है, बॉक्स का मास। तो इंक्लाइन प्लेन जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट पर कोई बंदा खड़ा है और वो देख रहा है कि जो पार्टिकल वो कितनी हाइट पर है इक्विलिब्रियम से, ओके। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर है तुम्हारा पार्टिकल, तो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस पॉइंट ये है। अब तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन तो नीचे ही चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और ये तुम्हारा मास m है, ये तुम्हारा ऊपर है, कितने हाइट पर है, इतनी हाइट पर है, तो ये हाइट हमने लिख दी यहाँ पे, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ छोटे वाले बॉक्स की टर्म आएगी, काइनेटिक एनर्जी में दोनों के लिए टर्म आएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर y1 डॉट का स्क्वायर दोनों आएगा, और साथ में हाफ कैपिटल M, ये स्मॉल m है, x डॉट डैश का स्क्वायर आएगा, और x1 डॉट क्या आएगा, x कोस थीटा तो आएगा ही, साथ में कि x डैश टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स तो आगे जा ही रहा है, साथ में ये भी तो आगे जा रहा है इंक्लाइन प्लेन, और y1 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा था वैसा रहेगा। y1 की वैल्यू x साइन थीटा थी, x साइन थीटा रहेगी। तो यहाँ पे मैंने y1 डॉट लिख दिया, x1 y1, x1 डॉट क्या हो जाएगा, जो वेरी कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वेरी थीटा नहीं कर रहा तो x डॉट कोस थीटा प्लस x डैश डॉट आ जाएगा, तो y डॉट इसका तो x डॉट साइन थीटा आ जाएगा। इस वैल्यू को तुम इस जगह रखोगे और फिर बाद में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो v निकाल लिया हमने, t की वैल्यू निकाल ली, पुट करो t इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन बनेगा तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हमको जितना करना था हमने कर लिया, ओके। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। मान लो जैसे हमारे पास एक दे दे हमको कि एक पुली है इस तरीके से, और ये मास m है, इधर भी मास m है, ओके। और ये k इसका कांस्टेंट है, ये x गई इधर, ये भी नीचे भी x गई, तो इसके लिए लैग्रेंजियन बताओ, ठीक है। और दोनों का मास m है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या होगी, हाफ m x डॉट का स्क्वायर
हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लो 0, यहाँ पे, ठीक है, ये 0 यहाँ पे लिया रेफरेंस पॉइंट। ये वाला जो मास है तो ये तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। नीचे वाला जो है वो x डिस्टेंस नीचे गया है, तो डेप्थ में गया है, माइनस का mg x आ जाएगा। ओके, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस वी हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस mg, ये प्लस का mg, तो एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस mg x। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्या मैं सही किया हूँ? एक टर्म में भूल रहा हूँ, v जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर ये भी आएगा हाफ की एक्स स्क्वायर इस स्प्रिंग का। ओके, तो ये स्प्रिंग वाला टर्म भी हमको लिखना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा, हाँ, माइनस हाफ की एक्स, तो एम एक्स एम जी एक्स माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी हमारी। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो और जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी निकाल सकते हो। ओके, तो वो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये 7 क्वेश्चन कर लिए हमने, 8वां करते हैं एक। अभी तक हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो वो कर लेते हैं। देखो, ठीक है, अब एक पार्टिकल है, ये एक वायर है, इस वायर पैराबोलिक वायर है, इस वायर के ऊपर एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और साथ में ये वायर ऐसे घूम रहा है ओमेगा फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर लैग्रेंजियन कैसे लिखेंगे, तो टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और बात, तुमको जेड की वैल्यू दे रखी है ए आर स्क्वायर, तो टी इज इक्वल्स टू हाफ एम, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे हम, आर डॉट का स्क्वायर, आर स्क्वायर, फाइव डॉट का स्क्वायर, जेड डॉट का स्क्वायर, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे क्या क्या फिक्स है, क्या चीज़ नहीं है, ये सब तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आर डॉट का स्क्वायर तो आएगा ही, आर स्क्वायर भी आएगा, फाइव डॉट का स्क्वायर भी आएगा, और जो जेड है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर है तो जेड डॉट इज इक्वल्स टू 2 AR आ जाएगा, जेड डबल डॉट इज इक्वल्स टू 2 AR और साथ में आर डॉट आ जाएगा। नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, जेड डबल डॉट क्यों निकाल रहे हैं, 2 AR डॉट आर डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 A स्क्वायर आर स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, तो रेफरेंस पॉइंट यदि 0 यहाँ पे लूँ तो पॉजिटिव के अंदर mg जेड आएगा, mg ए आर स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सा ही था क्वेश्चन, पुट कर दो वैल्यूज, आ गया आंसर। ओके, एक चीज़ और, जो फाइव डॉट होता है वो क्या होता है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो फाइव डॉट होता है वो ओमेगा होता है, ठीक है। तो फाइव डॉट ओमेगा होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, फाइव डॉट की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर तुम फाइव डॉट के स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। बस एक ये बात ये ध्यान रखने की थी बस। तो टी माइनस भी निकाल सकते हो, ये मैंने बता दी। तो ये वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं CSIR नेट IIT जैम गेट इन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो बस ये प्रैक्टिस हो रही है हमारी यहाँ पर। इसके अलावा मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। 9th क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन यदि मैं देखूँ, यदि तुमको x की वैल्यू दे रखी है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही, ये, और बोले कि पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए पाथ और उस पाथ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पार्टिकल मूविंग अलोंग ए पाथ, XY कोऑर्डिनेट है जिसका, और XY की वैल्यू दे रखी है। तो ये जो पाथ होता है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट्स जब होते हैं तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये y हो जाएगा और बाकी x जा रहा है। तो तुमको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, mg रेफरेंस पॉइंट 0 यहाँ पे लें, तो mg y
तो एम जी, वाई की जो वैल्यू है वो लिखना था, और काइनेटिक एनर्जी हाफ पार्टिकल के लिए एम आ जाएगा, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, जो एक्स और वाई दे रखे हैं इनका डिफ्रेंशिएशन करना था, आप निकाल दो, तो एल इज इक्वल टू टी माइनस वी आ जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, उसमें टी और वी की वैल्यू पूछी थी, है ना, तो ये कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं था, तो इतने सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन और करवाऊँगा मैं जो कि थोड़ा अलग है। देखो ये है रेले डिसिपेटिव फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक फंक्शन है, मतलब जब भी कोई पार्टिकल हो उस पर कोई डैम्पिंग फोर्स लग रहा है ना, मतलब हमने देखो जब भी हम लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखते हैं डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो ये जीरो तक क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि पार्टिकल जैसे फ्री फॉल कर रहा है, तो बस हम बोलते हैं कि पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एयर का कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं। बट मान लो आइडियल सिचुएशन नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन ले रहे हैं, तो एयर भी तो अपना फोर्स लगाएगी, तो वो मान लो कि एफ़ फोर्स लगा रही है, तो इज इक्वल टू में एफ़ आएगा। समझ गए? तो रेले डिसिपेटिव फंक्शन कहाँ से आ गया, ये जो एफ़ होता है ना, ये एफ़ इज इक्वल टू माइनस का डेल जाई अपॉन डेल एक्स होता है, और ये जो जाई है यही रेले डिसिपेटिव फंक्शन है, रेले डिसिपेटिव फंक्शन। ठीक है, एक बात, अब इसको बस बोलने से कुछ नहीं होगा, इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा। तो 10th क्वेश्चन यही है हमारा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी और एयर फोर्स लग रहा है उस पर, जिसको डैम्पिंग फोर्स बोल सकते हैं अपन। इतना, इसको एफ डी बोल दिया। तो अब क्या करोगे तुम, डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट, तुमको वही यहाँ पे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लैग्रेंजियन निकालना है, तो ये लिखोगे और बराबर में एफ डी लिख दोगे। यहाँ से क्या होगा, डी बाई डी टी करोगे, डी एल अपॉन, यहाँ पर तो डैम्पिंग फोर्स है, ये पार्टिकल ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, तो जेड डी आएगा, डी एल अपॉन डी जेड आएगा, और बराबर में माइनस का के वी दे रखा है, तो यदि मैं इसको इधर ले आऊँ तो प्लस का के वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में होगी, तो ये जेड डॉट आ जाएगा, बराबर में जीरो आ जाएगा। अब एल की वैल्यू क्या है, तो हाफ एम जेड डॉट का स्क्वायर है, रेफरेंस पॉइंट यदि नीचे लिया तो माइनस का एम जी जेड हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चीज़ें, है ना, तो ये सब ध्यान में रखो। एक चीज़ हो गई और अब तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं हम, तो डी बाई डी टी माइनस का एम जी प्लस का के जेड इजिकल टू जीरो, तो एम जेड डबल डॉट प्लस एम जी प्लस के जेड डॉट इजिकल टू जीरो, तो जेड डबल डॉट प्लस के बाई एम जेड डॉट प्लस जी इजिकल टू जीरो। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया, क्या मैं गलत लिख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सही है बिल्कुल। तो ये एक चीज़ आ गई यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ये तो इज इक्वल्स टू में माइनस का जी आ जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, मान लो कि मैं ये तुम्हारा मतलब कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, इसको मैं और फर्दर सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से नहीं बन रहा, इसको यदि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, जेड डॉट, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जेड डबल डॉट। ठीक है, एक्सेलरेशन ही तो है एक तरीके से। तो ये एक इक्वेशन बनी, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, हम आई एफ निकालते हैं, e की पावर, यहाँ पर ये p है और ये q है, याद आ रहा होगा, तो p dx होता है, तो यहाँ पे dt होगा हमारा, क्योंकि नीचे डेरिवेटिव t है, तो k बाई एम
डी टी, तो ई की पावर के बाई एम टी, और जो फॉर्मूला होता है उसमें आई एफ डॉट वाई इज इक्वल्स टू होता है आई एफ डॉट क्यू डी टी प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू ये आ गया, वाई की वैल्यू हमारे पास वाई क्या है यहाँ पे वी है, तो वी और इंटीग्रेशन ई के पावर के बाई एम टी जी, क्यू क्या था माइनस का जी था, डी टी प्लस सी। अब एक चीज़ देखो, ये माइनस का जी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी ली थी उसमें रेफरेंस पॉइंट नीचे लिया था, ऊपर लेते तो यहाँ पर प्लस का एम जी जेड होता और वहाँ से फिर प्लस का जी आता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ई की पावर के बाई एम टी डॉट वी, और ये एम बाई किया जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर के बाई एम टी का मैंने ये इंटीग्रेशन किया, डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मान लो यदि बोले कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, तो ये जीरो आ जाएगा इज इक्वल टू में माइनस का जी प्लस सी, आपके एम बाई के आ जाएगा, सी बराबर एम जी बाई के आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो एम जी बाई के आएगी, और साथ में अच्छा, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे और सी की वैल्यू रखोगे तो वी की वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारे सामने, बाई एम आ जाएगा। ठीक है, और ये भी फिर माइनस में आ जाएगा, सी है, सी की वैल्यू ये रखोगे तो तुम्हारे सामने ये वैल्यूज आ जाएंगी। सही है बिल्कुल। ये पॉजिटिव आएगा, ओके, और ये भी पॉजिटिव आएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कि एक पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है बट साथ में उस पर एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है एयर का अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कितनी आएगी पार्टिकल की एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, यदि टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैंने इसको पूरा डिराइव ही करवा दिया है ना, तो ये देख लेना। मेन यही चीज़ है कि जब भी ऐसा डैम्पिंग फोर्स आ जाए तो बराबर में जीरो की जगह वो फोर्स लगा देना और सेम फिर करते रहना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, एक बार वापस से इसी चीज़ को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन और बच रहा है, ये मैं करवाना भूल गया, तो ये और मैं करवा देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर हम ख़त्म कर देंगे। तो हमने 10 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, 11वां क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल जा रहा है। अब मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ कहीं है, एक्स वाई उसका कोऑर्डिनेट होगा। हमको कोऑर्डिनेट से मतलब है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले तो जीरो, तो ये वाई जी वाई। अब तुमको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है, बाकी तो काम हो ही गया। ठीक है, तो यदि मान लो कि मैं इतना ही लिखूँ, एक्स और वाई की कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। अब यदि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूँ, एल तो आ गया हमारा हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी वाई। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो तुम्हारे सामने एम एक्स डबल डॉट बराबर जीरो आएगा, तो एक्स डबल डॉट बराबर जीरो आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ आएगी, और जब वाई का करोगे ना तो वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का जी आएगा। ये खुद से करके देखो। ठीक है, डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी एक्स डॉट माइनस डी एल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एल की वैल्यू ये लेकर ये करो, और एक डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी वाई डॉट माइनस डी एल अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारे सामने ये आएगा। तो वाई डबल डॉट बराबर माइनस का जी, एक्स डबल डॉट बराबर जीरो, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है जी तुम्हारा, है ना। तो ये बात तुमको करना है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने ईजी सा करवा दिया। तो हमने बेसिकली यहाँ पे सब कुछ कर लिया है। हमने क्या क्या किया है एक बार मैं समरी दे देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैग्रेंजियन निकाला है, मतलब इन सब चीज़ों के लैग्रेंजियन हमने फाइंड किया है।
पेंडुलम के निकाले हैं, सिंपल पेंडुलम। थर्ड है कॉनिकल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, डबल पेंडुलम। फिर कपल्ड ऑसिलेटर, कंपाउंड पेंडुलम, एटवुड मशीन या पुली बोल दो, पुली से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लिया हमने। इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक पैराबोलिक वायर से रिलेटेड किया। सेंट्रल फोर्स मोशन, और एक कॉनिकल मोशन भी था, कॉनिकल मोशन, जिसमें हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज में लिए थे। और इसके अलावा एक हमने कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया। और एक हमने रिले वाला फंक्शन कर लिया, मतलब डैम्पिंग फोर्स से रिलेटेड कर लिया। तो इस पूरे लेक्चर में हमने ये सारे क्वेश्चन किए हैं। कुछ छूट गया तो छूट जाएगा, ठीक है, बट इतना सब कुछ हमने किया है। तो आपको क्या करना है, इन सभी के लैग्रेंजियन वापस से फाइंड करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार आप इसको निकालेंगे, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, है ना, आप फिर खुद से निकालने लग जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लेना है। बस इतना आपको करना होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हम हैमिल्टोनियन वाला करेंगे लेक्चर। ओके, थैंक यू।